हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम। एग्जाम की डेट पास आ रही है, सो रिवाइज करते रहिए। मेरे से जितना हो पा रहा है मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ आपकी। सो आज 19th क्लास है जी। आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगेन मैं हर क्लास के स्टार्टिंग में ये रिमाइंड करवाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे पास आंसर की नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा दिमाग खोल के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ताकि अगर कोई डाउट आता है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है विचारों में, तो आप कमेंट कीजिए और फिर हम उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अगर मेरे पास उसका कोई लॉजिकल पॉइंट हुआ तो। ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करें, चलिए। What property of a test is judged through testing consistency of result? So consistency हमने एक बंदूक से चलाई थी और वो हम एरोज डिस्कस कर रहे थे ना, कि एक जगह पे ही बार बार अगर आ रहा है दैट मीन्स वो रिलायबल है। सो कंसिस्टेंसी हम रिलायबिलिटी में चेक करते हैं, वैलिडिटी में हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। ठीक है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ये दो चीजें पता हो कि रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स की, और रिजल्ट्स की एक्यूरेसी की जब बात आए दैट मीन्स वैलिडिटी। ओके। Who was the chairman of नेशनल एजुकेशन कमीशन? तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार हम स्किप कर देते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, तो वो गलत ना हो आपके, वो याद रखिएगा। ओके। तो अब तक तो आप अगर एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो ये सारे चेयरपर्सन के, कमीशन के, ये सब चीजें तो आपको बिल्कुल ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस दिमाग में फिट होने चाहिए। ठीक है। सो ऑब्वियसली 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन बोलते हैं जिसको, नेशनल एजुकेशन कमीशन। दौलत सिंह कोठारी जो है वो क्या थे, इसके चेयरपर्सन थे। Which article of Indian institution talks about the provision for early childhood care and education? So early childhood care and education में 6 साल तक की भी बात की जाती है। So वो बात की गई थी। ये आर्टिकल की स्पेलिंग ही गलत है। ओके। आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है भाई, ये आई कट करो। ठीक है। तो आर्टिकल जो है 45 में, ओके। और उस 45 आर्टिकल को फिर हमने 21A में इंसर्ट, 21A बना दिया, इसको रिपील कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या था, हमारा आर्टिकल डीपीएसपी था। ओके। और ये हमने पढ़े हुए हैं ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, और ये डीपीएसपीज, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। तो ये जो डीपीएसपी था, जो बाध्य नहीं होती सरकार करने के लिए, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो उनको देने ही पड़ते हैं हर किसी को, तो इसलिए हमने डीपीएसपी के 45 आर्टिकल। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 21A जो इंसर्ट किया गया उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो वो 45 आर्टिकल से मिलती है इंस्पिरेशन। वहां से निकाल के हमने 6 से 14 साल के एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी। ऑल्दो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो हम एनईपी 2020 में उसकी बात करते हैं, बट ये इसमें भी बात की गई थी अगर आप देखेंगे तो। बाकी आर्टिकल 22, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 46 ये क्या होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बार आपके डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट रिवाइज हो जाएंगे। ओके। Who is the founder of kindergarten school? So most important, Maria Montessori, William Herd Kilpatrick, फ्रेडरिच फ्रोबल और केरन एगिन। तो ये ऑब्वियसली इजी सा नाम है, पढ़ रखा है हम लोगों ने, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। सो फ्रोबल रहेगा जी इनका आंसर। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा किलपैट्रिक ने कौन से मेथड को फेमस किया, पॉपुलर जो है कौन सा मेथड इनकी वजह से हुआ। ओके। और वो मेथड ओरिजिनली किसने दिया था वो भी बता दीजिएगा। ओके। Which one of the following explains the concept of universalization of elementary education? So universalization की जब भी हम बात करते हैं, so obviously हम universal access की बात करते हैं। तो universal access तो होनी चाहिए कि पहले available हो चीजें। यहाँ पे access नहीं है, that means ये नहीं होगा। access के बाद आप क्या करेंगे, आप enroll करेंगे ना बच्चों को, so वो enrollment भी होना चाहिए। इसमें enrollment नहीं है तो ये भी नहीं होगा। enrollment के बाद definitely आप retain करेंगे, retention होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एजुकेशन में होनी चाहिए कि आप क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कंपैरेटिवली बेटर आंसर जो है वो बी रहेगा कि 14 साल की उम्र तक यूनिवर्सल एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। सो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। According to RTE Act 2009, children of which age group will be provided free and compulsory education? So free और compulsory education कौन सी एज से मिलती है? 7 to 14 years, up to 14 years, 6 to 14 और up to 6 years. सो ये आंसर क्या रहेगा जी, आप 14 ध्यान रखते हैं कई बार, बट आंसर इसका रहेगा 6 to 14 ईयर। साफ साफ मेंशन है, आरटी एक्ट करवाया था उस टाइम पे ही बताया था। जब भी आरटी एक्ट ओपन करके देखेंगे, जैसे ही आरटी एक्ट शुरू है यहाँ पे ही लाइन मेंशन आपको दिख जाएगी कि दिस इज फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कौन सा पर्पस है, मतलब कब हम एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो अप्रोप्रिएटली सोल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम, एक थियरी डेवलप करने के लिए, थीसिस लिखने के लिए, या एक टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो डेफिनेटली लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लासरूम में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है, जिसको हम प्रैक्टिशनर बोल देते हैं, ठीक है, तो वो जो है क्या करेंगे, यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो एक्शन रिसर्च कौन करता है, प्रैक्टिशनर्स करते हैं। प्रोफेशनल रिसर्चर्स जो है वो एक्शन रिसर्च नहीं करते हैं। क्लासरूम प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने के लिए, या कई बार लोकल लेवल पे ज्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि हम इमीडिएट सॉल्यूशंस जो है वो एक्शन रिसर्च में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्शन रिसर्च की एक साइकिल भी है, वो साइकिल किसने दी है, अगर आपने एक्शन रिसर्च की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। वो साइकिल जो है वो मैंने जब साइकिल बताई थी, यहाँ बीच में ही मैंने नाम भी लिखा था उसका। सो किसने दी है वो बताइएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल। तो जहां पे मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू इक्वल होती है, वो तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहीं पे मीन, मीडियन, मोड होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये नॉर्मल तो है ही, उसके साथ साथ ये सिमेट्रिकल भी है डेफिनेटली। सो अब बात आती है स्कैटर्ड, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, बट असिमेट्रिकल अगर वो है, जिसमें मीन, मोड और मीडियन जो है वो इक्वल नहीं है, सो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सो जिसमें मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं है वो एसिमेट्रिकल रहेगा। एसिमेट्रिकल में हम कई चीजें पढ़ते हैं, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, वो इसी में पढ़ते हैं हम। सो वो स्क्यूनेस, कर्टोसिस मैंने सब आपको करवा रखा है। आई होप आपने वो चीजें देखी हों। ओके, स्क्यूनेस में भी कौन कौन से टाइप है, या कर्टोसिस में कौन कौन से टाइप है, वो याद रखिएगा। Which of the following is not a measure of dispersion? So measure of central tendency, measure of dispersion, ये सारे मैं करवा चुकी हूँ बेसिक स्टैट में आपको। आप स्टैट की लेक्चर्स जो है वो जाके देख सकते हैं इन चीजों से रिलेटेड। तो वो स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों में ही वो सेम सा ही होता है। सो हमसे पूछा गया है मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा नहीं है। पिछले 2021 में पूछा गया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो हमें पता है मीन, मीडियन, मोड होता है। तो मीन, मीडियन, मोड, अगर मोड जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है तो डिस्पर्जन का नहीं है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन या रेंज, ये सब चीजें क्या है, डिस्पर्स कितनी हो रही है चीजें, मेजर ऑफ डिस्पर्जन रहेगा। मोड जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन, मीडियन के साथ। तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नोट पूछा है। आप लोग नोट नहीं देखते हैं। लास्ट लेक्चर जब मैंने लिया आज 11 बजे जो अपलोड की थी मैंने वीडियो, सो उसके अंदर किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाली बात हो रही थी ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि लास्ट वाला आंसर होना चाहिए जिसमें कॉग्निटिव, वो सारे अफेक्टिव डोमेन वगैरह की बात की गई थी। सो देखिए उसमें नोट पूछा गया है। आप एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, बिकॉज अभी तो मैं करेक्ट कर दूंगी, आप कमेंट करेंगे तो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आपने ये नोट मिस कर दिए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जबकि मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ नोट पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है, क्योंकि कई बार नोट की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में कि बताना क्या है एक्चुअल में, तो वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, किस साल में सर्व शिक्षा अभियान इनिशिएट किया गया है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये सारे आपको पता होने चाहिए। सो ये सीरीज में तीनों बता दिए तो चलो मैं बता ही दूंगी। इसके अलावा रमसा, रूसा, ये कब लॉन्च किए गए थे, कब इनिशिएट किए गए थे, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल रहा हो, आपको क्वेश्चंस आपने करके अटेम्प्ट करके देखे हों, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके फीडबैक दे दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।